डे आप आते हैं, आपको टाइम टेबल में मेंशन होता है कि आज ये टीचर ये पढ़ाने वाला है, तो उस टॉपिक को आप एनसीईआरटी से जरूर पढ़ लें। क्योंकि बच्चों जब भी हम कोई मूवी देखने जाते हैं तो क्यों देखने जाते हैं? क्योंकि हमने उसके प्रोमो देखे होते हैं। अब वो प्रोमो ऐसे खतरनाक होते हैं। तो गाइस आज का वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का एक डाउटफुल क्वेश्चन बन चुका है। कुछ बच्चे मेरे से पर्सनली भी आके पूछे, कमेंट में भी पूछे, और ये क्वेश्चन है उनका कि जो 12th के बाद जो 12th पास कर चुके हैं बच्चे, वो लीडर बैच लें या अचीवर बैच लें। और कुछ बच्चों का ये भी सवाल है कि जो बच्चे अभी किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ चुके हैं वो नोट्स बनाएं या ना बनाएं। तो और कुछ बच्चे ये भी पूछें कि जो अभी क्या बोलते हैं कि वो पढ़ते हैं बट पूरे कंसंट्रेशन से नहीं पढ़ पाते हैं। तो ऐसे कुछ सवाल हैं जो कि मुझे लगा कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत ही डाउटफुल सवाल है। तो मैं किसी एक एक्सपर्ट की राय लेता हूँ, उनसे पूछता हूँ। तो एक मेरे बहुत ही करीबी टीचर हैं जो कि मेरे को पढ़ा भी चुके हैं, बहुत ही अच्छी फैकल्टी है जो कि एक टॉप इंस्टीट्यूट में पढ़ा रही है, जिनका नाम है दीपक अरोड़ा। वो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। तो मुझे लगा कि इस पर वीडियो बनाना चाहिए। मैंने सर से बात की, सर ने अपना बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला और उनको भी लगा कि वीडियो मतलब जो ये डाउटफुल क्वेश्चन उनसे भी बच्चे आके पूछे, तो वो मेरे को टाइम निकाले और कहें कि चलिए बनाते हैं इस पे वीडियो। तो सर सबसे पहले आपका हमारे चैनल अलीम ब्लॉग्स में स्वागत है। तो सर को मैं पर्सनली जानता हूँ, सर के पास 17 ईयर का एक्सपीरियंस है। सर बहुत ही बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ा चुके हैं। प्रेजेंटली सर एक बहुत ही बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं। तो सर का बहुत ही बिजी शेड्यूल था। सर से मैंने बात की, पर्सनली सर मेरे को जानते हैं और मैंने बात की। सर अपना बहुत ही कीमती समय निकाल के दिया, सर उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं एक्चुअली इसलिए इस चीज़ के लिए एग्री हो गया क्योंकि मुझे तुम्हारा टॉपिक जो था वो अच्छा लगा और ये इन्फॉर्मेटिव है, बहुत सारे बच्चों की हेल्प के लिए होगा। और तुम भी मेरे स्टूडेंट रह चुके हो तो मुझे इसलिए ये टाइम निकालना पड़ा। अब मैंने 2004 में बीटेक किया था और उसके बाद से मैं टीचिंग फील्ड में हूँ। मैंने बंसल में IIT की प्रिपरेशन भी करवाई है बच्चों को, 4 साल में वहाँ पर था। उसके बाद मैं इनफाइनाइट में HOD भी रह चुका हूँ और अभी मैं एक बहुत बड़े कोचिंग में टीचिंग दे रहा हूँ। सर हज़ारों स्टूडेंट अभी कोटा आना चाहते हैं, सर उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मेरा ये कहना है कि अब तो कोटा में हर चीज़ एकदम स्मूथ चल रही है और सारी चीज़ें एकदम सेटअप में आ गई है, क्योंकि यहाँ पर हर कोचिंग में सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा जा रहा है और सभी टीचर्स की डबल वैक्सीन्स भी हो चुकी है। तो मुझे नहीं लगता कि अब ऐसी कोई रिस्क वाली बात है, तो आना चाहिए। जैसे मैं भी मेरे बच्चे को अब स्कूल भेजना स्टार्ट कर दिया हूँ, तो अब तो मेरे को लगता है कि रिस्क फ्री है अपन कोटा में। और सर ये दूसरा मेरा ये सवाल था कि बहुत बच्चों का डाउट है, बहुत बच्चे मेरे से पर्सनली आके पूछे कि जो बच्चे अभी 12th पास कर चुके हैं या जो बच्चे अभी कोटा आने वाले हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, वो अचीवर बैच लें या लीडर बैच लें। तो सर उसके बारे में आप मेरे को कुछ बताएं। बिल्कुल, या बच्चों को बताएं। हाँ, तो बच्चों मेरा ये कहना है कि अगर आपने कहीं 11th और 12th की कोचिंग करी है या कंपटीशन की कोचिंग करी है, 11th 12th की नहीं, कंपटीशन के लिए कोई कोचिंग किया है आपने, तो आपको कोटा में आकर अचीवर बैच लेना चाहिए। क्योंकि अचीवर बैच में आपने जो थोड़े किसी कोचिंग में कॉन्सेप्ट सीखे हैं उससे अच्छे लेवल पर हम लोग लेकर जाते हैं, यानी अचीवर में और अच्छा पढ़ाया जाता है। जबकि लीडर बैच में क्या होता है कि जब 11th और 12th का बच्चा सिर्फ बोर्ड की कोचिंग करके या कोई कोचिंग नहीं करी है वो करके आता है, तो उसको सिर्फ NCERT लेवल की नॉलेज होती है। अब उस NCERT लेवल की नॉलेज में हम सीधा अपर लेवल का कॉन्सेप्ट या उस टाइप के हाई कॉन्सेप्ट पर जाएंगे तो उसमें थोड़ा दिक्कत आता है। तो लीडर में उसको NCERT लेवल से लेकर के और लेके चलते हैं, ऊपर लेकर जाया जाता है। तो इसलिए जिस बच्चे ने कहीं पर किसी कंपटीशन की कोचिंग नहीं करी है उसको लीडर लेना चाहिए, और जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं किसी भी और अदर इंस्टीट्यूट में या कहीं पर भी उसने अपने होम टाउन में कोचिंग किया है तो उसको अचीवर लेना चाहिए। मैं सुना हूँ कि एक अल्फा अचीवर करके बैच आता है, सर उसके बारे में थोड़ा बताएं। अल्फा अचीवर उन बच्चों के लिए अच्छा होता है जिनके तीनों सब्जेक्ट स्ट्रांग हैं, बट कहीं ना कहीं 2 सब्जेक्ट की वो तैयारी अच्छे से नहीं कर पाया या कोई एक सब्जेक्ट उसका वीक जा रहा है, तो उसको अननेसेसरी सारी सब्जेक्ट दोबारा लेने का कोई मतलब नहीं है। तो अल्फा अचीवर जो बैच होते हैं उसमें पर्टिकुलर सब्जेक्ट बच्चा सेलेक्ट कर सकता है कि मुझे बायोलॉजी मेरा स्ट्रांग है तो मैं फिजिक्स करना चाहता हूँ और केमिस्ट्री, तो उसको 2 सब्जेक्ट के लिए दे दिया जाता है। अब किसी का फिजिक्स जनरली यही होता है क्योंकि बायो वाला बच्चा तो बायो स्ट्रांग रखता ही है, बट हो सकता है कि बायो में से कोई पार्ट बॉटनी उसका वीक रह गया हो, तो वो बायो और केमिस्ट्री भी चूज कर सकता है। अब अगर उसके तीनों ही सब्जेक्ट में दोबारा से प्रैक्टिस करनी है तो फिर उसको
अल्फा प्लस करके होता है या अचीवर प्लस करके होता है, उसमें तीनों ही सब्जेक्ट को और अच्छे से कराया जाता है, अचीवर से भी ज़्यादा अच्छे से, जी सर। उसको और हाई कंसेप्ट पर, तो फिर उसको अचीवर प्लस पे जाना चाहिए। और अगर 2 ही सब्जेक्ट चाहिए, क्योंकि उसमें नो डाउट कि फीस कम होती है, जो अल्फा अचीवर होता है अपना, उसमें 2 ही सब्जेक्ट होते हैं, तो वो 2 कोई से भी सब्जेक्ट बच्चा अपने हिसाब से ले सकता है। ले सकते हैं जी। सर मैं बहुत बच्चों को देखा है कि क्लास में ही, जब मैं पढ़ता था, एक बहुत बड़ी कोचिंग में पढ़ता था मैं, तो मैं भी देखा कि बहुत सारे बच्चे थे कि सर पढ़ा रहे हैं, नोट्स भी बनवा रहे हैं, लेकिन बच्चे नोट्स ही नहीं बनाते। सर मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि जो मान लीजिए कोई बच्चा सोच रहा है कि मैं पहले से पढ़ चुका हूँ, ये मुझे नोट्स नहीं बनाना चाहिए, तो सर वो नोट्स का क्या बेनिफिट है? नहीं, मेरा ये मानना है कि हर बच्चे को हर बार, अगर वो उसी कोचिंग में अगली बार फिर से पढ़ रहा है या किसी भी और कोचिंग में उसने पहले कोचिंग किया है, उसके पास कुछ नोट्स हैं, मॉड्यूल्स हैं उसके, बट मेरा ये मानना है कि उन सबको साइड रख करके एकदम नए बच्चे की तरह उसे हर कॉपी में हर लेक्चर का नोट्स बनाना चाहिए, और जो नए मॉड्यूल मिले उनको दोबारा से लगाना चाहिए। क्योंकि बच्चों, जब भी मैं आपको ये बताऊं कि जब तक आप सीखना नहीं चाहेंगे ना, तब तक कुछ सीख नहीं पाएंगे। तो इसलिए आपको जरूर ऐसा लगेगा कि फिर से हमें वो सब लिखना है, फिर से हमें मॉड्यूल बनाना है, पर तुम्हें पता ही है, मेरा एक डायलॉग है बहुत पुराना कि आपको अगर स्वर्ग देखना है तो मरना पड़ेगा बच्चों। इसका मतलब अगर आप इस साल सिलेक्शन चाहते हैं ना, तो बिल्कुल प्रॉपर एकदम ऐसे बच्चे बन जाओ, बिल्कुल कोरा कागज, क्योंकि आपको भी पता है एक खाली कागज में लिखना आसान है, हम अपने लेवल पर लिख करके सिखा सकते हैं, बट अगर कुछ लिखकर आप ऑलरेडी आए हैं, अब आपने क्या लिखा है वो आप ही जानते हैं, हम उस पर लिखेंगे तो एकदम ऐसा हो जाएगा होच पोच सा। तो इसलिए आप बिल्कुल ब्लैंक होकर के बैठें कि मुझे सीखना है, सर के अंदाज में सीखना है, तो आप अच्छे से सीख पाएंगे और तभी सिलेक्शन दे पाएंगे। तो इसलिए मेरा ये मानना है, कंक्लूजन ये है कि आपको हर सब्जेक्ट का नोट्स बनाना चाहिए, हर सब्जेक्ट का मॉड्यूल दोबारा से करना चाहिए, कुछ रेस या कुछ ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस और मिलते हैं तो आपको जरूर करने चाहिए। हाँ, तो मैं भी कहूँगा कि नोट्स बहुत ही ज़रूरी है बनाना, क्योंकि जो सर नए टीचर आपको मिलेंगे वो अपने अंदाज में पढ़ाएंगे, वो अपना अलग से जो उनका एक्सपीरियंस होगा उसके अकॉर्डिंग वो नोट्स बनवाएंगे, क्योंकि वो क्या है कि कई सालों से पढ़ा रहे हैं, वो अपना निचोड़ बनाए हैं, वो उसके अकॉर्डिंग आपको दे रहे हैं, तो आपको सर को फॉलो करके ही चलना पड़ेगा। अगर आप अपनी मर्जी से किसी और टीचर से पढ़े हो, ये चाहो कि जो सर पढ़ा रहे हैं मेरे को आता है, बाद में आप जब भी लास्ट में क्या होगा, एग्ज़ाम के टाइम में आप कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि सर क्या है कंक्लूड करके देते हैं। तो मैं चाहूँगा कि हर बच्चे को नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। सर बच्चे जब शुरुआत में एडमिशन लेते हैं तो बहुत ही फुल एनर्जेटिक होते हैं, बट जैसे जैसे मैं देखा हूँ कि कोर्स कंप्लीट होता रहता है, बच्चे का एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है, और बच्चे क्या करते हैं कि क्लास भी छोड़ना चालू हो जाते हैं, मतलब क्लास भी छोड़ना चालू कर देते हैं, और उनका जो पढ़ने का लेवल है, पढ़ने की जो स्पीड होती है वो भी कम हो जाती है। तो सर मैं चाहता हूँ कि आप उनको बताएं वो कैसे अपने आप को पहले जैसा मेंटेन कर पाएँ। एक्चुअली होता क्या है कि स्टार्टिंग में जब फर्स्ट माइनर होता है जी सर, तो सिलेबस होता है कम, जी और हमारी कोई भी चीज़ से कहीं से भी कोई इंटरेक्शन नहीं होती है, हमारी कोई फ्रेंडशिप नहीं हुई होती है, हम कुछ डिस्कवर नहीं करे होते हैं, मतलब हम कोई चाय की थड़ी, पोहे की दुकान, सिटी मॉल, इन सब में स्टार्टिंग में हम नहीं जाते हैं, तो इसलिए हमारे मार्क्स भी अच्छे आते हैं, हम दिन भर घर में बैठ के पढ़ते हैं, जब मार्क्स अच्छे आते हैं तो हमें अच्छा लगता है, इसलिए हम फुल एनर्जी के साथ रहते हैं। पर धीरे धीरे क्या होता है, जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए उस पर, मतलब जो एक हमारे सर थे उन्होंने बताया था कि जो नेचर के फोर्स होते हैं वो अट्रैक्ट करना शुरू करते हैं। जी सर। दूसरा, जो हम सोचते हैं कि हम कोटा आए तो हम सारा कोटा डिस्कवर करें, जी सर, ये चीज़ें बच्चा करना शुरू करता है। फिर इधर सिलेबस तेज़ी से चल रहा होता है, क्योंकि हम लोग भी जब पढ़ाते हैं तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा फर्स्ट गियर में गाड़ी चलाते हैं, फिर धीरे धीरे हमारा स्पीड भी बढ़ता जाता है, तो सिलेबस तेज़ी से चल रहा होता है और हम लोगों का जो पढ़ने का टाइम है वो कम हो रहा होता है। तो इसलिए बच्चा धीरे धीरे पिछड़ता जाता है, और फाइनली वो एंड तक जाते जाते कुछ बच्चे होते हैं जो मतलब कांस्टेंट लगे रहते हैं, पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी कवर नहीं कर पाते। तो उसके लिए मेरे पास एक ही जवाब है कि उन लोगों को शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए, और स्टार्टिंग से लेकर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट का, ईच एंड एवरी टॉपिक, यानी कि जो भी चैप्टर है उन सब का शॉर्ट नोट्स हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट किया, तो अब केमिकल काइनेटिक्स उसको घर से एनसीईआरटी से पढ़कर आना चाहिए, और उसका शॉर्ट नोट्स जैसे ही मैं लिखवा रहा हूँ, आज मैंने 2 फॉर्मूले लिखा है, वो दोनों फॉर्मूले उसको यहाँ पर नोट कर लेना है, 3 पेज में पूरा काइनेटिक्स खत्म हो जाना चाहिए। इस तरीके का नोट्स जब होगा तो जब वो माइनर में जाएगा
तो पहले माइनर में गया एक चैप्टर आया था, दूसरे माइनर में गया तो बैकअप में वो चैप्टर भी आएगा जी, जी। और नेक्स्ट जो अभी चल रहा है वो भी आएगा। जी, सर। तो वो बैकअप वाले चैप्टर को कैसे रिवाइज करेगा? शॉर्ट नोट से, जी। और मेन वाले को पूरे नोट्स से। तो इस तरीके से शॉर्ट नोट्स इसका सबसे अच्छा इलाज है। दूसरा, आप जब भी पढ़ रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका किसी से किसी भी तरीके का पर्सनल फ्रेंडशिप ना हो जाए। जी सर। ना ही आप यहाँ कोटा डिस्कवर करने आए। आपको अगर डिस्कवरी करनी कोटा की, पहले आप सेलेक्ट करिए अपने आप को। जी, जी। जिस दिन आपका अवार्ड फंक्शन होगा उस दिन आप 4 दिन लेकर आएँ और जी। पूरी डिस्कवरी करके जाएं। जी जी तो आपका ये जो कांस्टेंट रहने का तरीका है वो यही है। जी सर। ठीक है। सर एक लास्ट क्वेश्चन मेरा यह था कि सर बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं बट वो फुल कंसंट्रेट होके नहीं पढ़ पाते हैं। मतलब कुछ देर वो पढ़ते हैं, उनको कंसंट्रेशन रहता है और उसके बाद ही वो पता नहीं किस दुनिया में चले जाते हैं। बुक खुली है, पढ़ी है, बट उनको वो अलग ही दुनिया में रहते हैं। तो सर मैं चाहता हूँ कुछ ऐसा ब्रह्मास्त्र बताइए कि बच्चे मतलब कंटिन्यूअस एक कंसंट्रेशन बना के पढ़े। उसके लिए जैसा कि मैंने बताया कि वो जो दूसरी दुनिया होती है जी। उस दुनिया में वो किसी ना किसी को इमेजिन कर रहे होते हैं, जी जी सर। उसको फ्रेंडशिप को ला रहे होते हैं। जी। तो पहला तो ये थॉट आए ना। अब वो कब आता है? ये सारे थॉट्स कब आते हैं? जब पढ़ने में मन नहीं लगता। अब पढ़ने में मन क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि हमने रेगुलर क्लास नहीं करा। कभी भी हम किसी के बर्थडे में बंक कर दिए क्लास को, या फिर कोई और मैटर हो गया, हमारा थोड़ा सा ही तबीयत खराब हुआ और हमने क्लास छोड़ दिया। बिल्कुल नहीं। जी सर। एक भी क्लास मिस नहीं करनी है आपको। आप हमेशा कंटिन्यूअस क्लास में रहेंगे। आपका थोड़ा सा तबीयत खराब है, आप थोड़ी सी मेडिसिन लेकर या करें कि मैनेज की यार आज क्लास के बाद आकर डॉक्टर को दिखा लूंगा और मेडिसिन लेकर ठीक हो जाऊंगा। जी सर। हमें क्लास किसी भी हाल में नहीं छोड़नी है। पहला पॉइंट तो ये। जी सर। दूसरा पॉइंट, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर कोई भी टॉपिक स्टार्ट हो रहा है किसी भी सब्जेक्ट में, आपको पता होता है जब फर्स्ट डे आप आते हैं आपको टाइम टेबल में मेंशन होता है कि आज ये टीचर ये पढ़ाने वाले हैं। जी सर। तो उस टॉपिक को आप एनसीईआरटी से जरूर पढ़ लें। क्योंकि बच्चों जब भी हम कोई मूवी देखने जाते हैं तो हम क्यों देखने जाते हैं? क्योंकि हमने उसके प्रोमो देखे होते हैं। जी सर। अब वो प्रोमो ऐसे खतरनाक होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लूंगा, गजनी मूवी आपने देखी होगी, तो आमिर खान अपन को ऐसा दिखाया गया गंजा सा और यूं चिनअप्स लगाते हुए, तो हमारे बहुत क्यूरियोसिटी आती है कि यार ये क्या है। तो हमें उस क्वेश्चन के आंसर चाहिए होते हैं। उस आंसर को देखने के लिए हम जाते हैं मूवी देखने। एग्जैक्टली ऐसा ही होगा जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना, तो आपके माइंड में वो क्यूरियोसिटी आएगी कि यार मुझे ये क्या लिखा है, ये रेट क्या होती है, ये कैटलिस्ट रेट को कैसे चेंज करता है, जी सर। जी सर। ये थर्मोडायनेमिक्स में स्पॉन्टेनिटी क्या चीज है, जी सर। ये कैसे हम चेक करते हैं किसी की। तो ये सारे क्वेश्चन जो आ रहे हैं आपके माइंड में, वो सब क्वेश्चन का आंसर आपको वहाँ टीचर देगा। तो आप बहुत इंटरेस्ट से पढ़ेंगे, बहुत अच्छा फील आएगा आपको। मतलब आप बिल्कुल ऐसा लगेगा कि हाँ यार हम मूवी देख रहे हैं। एक मिनट आपका कंसंट्रेशन इधर से उधर नहीं होगा। दूसरा, अब आप घर पर आए, आपने आकर ये नहीं सोचना है कि यार अब मैं पढ़ लूंगा बाद में, नहीं। बिल्कुल एक एक सेकंड आपका टाइम टेबल फिक्स हो। आप घर आए, आकर के आपने ब्रेकफास्ट मतलब आपका लंच लिया, लंच लेकर के थोड़ा बहुत रेस्ट कर सकते हो। रेस्ट करने के बाद आपको आपकी स्टडी स्टार्ट करनी है। अब उस स्टडी में हम क्या करते हैं, टेबल पर हम सारी की सारी बुक्स, सारे के सारे नोट्स, सारे मॉड्यूल, उस घेरे के अंदर हमारा ये छोटा सा माइंड घिर जाता है और हम डर जाते हैं कि और इतना सारा कुछ पढ़ना है। ऐसा बिल्कुल ना करें। और एक साथ 4 घंटे 5 घंटे की सिटिंग कभी ना दें। ये जो कंसंट्रेशन, लैक ऑफ कंसंट्रेशन की जो प्रॉब्लम है वो उन्हीं बच्चों को होती है जो 5 घंटे लगातार पढ़ते हैं। अब साइंटिस्ट ये बात प्रूव कर चुके हैं कि हमारे माइंड का सैचुरेशन ओनली 45 मिनट्स है। तो अगर आप कभी भी पढ़ रहे हैं, मेरी ये सलाह है, बिल्कुल टेबल एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, आपका रूम एकदम क्लीन होना चाहिए। आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है सिर्फ उसका मॉड्यूल, उसके नोट्स और एक रफ कॉपी आपके पास हो। आपने स्टडी स्टार्ट करी, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आप मॉर्निंग में 1 बजे तक आप कोचिंग में थे, उसके बाद आकर के आपने 1:30 बजे तक 2 बजे तक खाना खा लिया, 1 घंटा सो गए, 1.5 घंटा सो गए, 4 बजे से हमने स्टडी स्टार्ट करी। तो मेरा ये कहना है कि जैसा मैंने अभी कहा कि साइंटिस्ट प्रूव कर चुके हैं कि 45 मिनट का ही हमारे माइंड का सैचुरेशन है। उसके बाद आप जो भी कुछ भर रहे हो वो डुल रहा है, इधर उधर जा रहा है। मतलब होता है ना, बकेट भर गया है फिर भी आप पानी डाले जा रहे हो तो गिरेगा ही फालतू, वेस्ट जाएगा। एग्जैक्टली इसी तरीके से होता है। तो आप क्या करें, जैसे 4 बजे मैंने कहा कि हमने स्टडी स्टार्ट करी, 4:45 पर अलार्म बज जाना चाहिए कि 45 मिनट्स हो गया है, 5 मिनट का तुरंत ब्रेक ले लो। पावर नैप उस 5 मिनट में आप एप्पल खा सकते हैं, आप गर्म पानी पी सकते हैं, आप रूम छोड़कर नहीं जाएंगे। अदरवाइज वो 5 मिनट का ब्रेक 5 घंटे का भी हो सकता है, क्योंकि आप बाहर चाय पीने अगर जा रहे हैं तो वहाँ चाय की थड़ी पर ही बैठे, वहाँ दूसरा कोई दोस्त मिल गया किसी बैच का, तो वहाँ पर ऐसा चीजें नहीं होना चाहिए।
जिद करके 45 मिनट के बाद तो अलार्म आपको उठा देगा, जिद करके 5 मिनट के ब्रेक के बाद आपको फिर से बैठना है और फिर से 45 मिनट, फिर 5 मिनट का ब्रेक, फिर से 45 मिनट। मिनिमम 2-2 45 मिनट्स की सिटिंग हर सब्जेक्ट को दीजिए। आपका कंसंट्रेशन फर्स्ट डे से लेकर नीट जब तक हो रही है तब तक मेंटेन रहेगा। तो ये एकदम मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हाँ, ब्रह्मास्त्र कह सकते हो आप, रामबाण कह सकते हो। तो ये आपको करना चाहिए। ये मेरी तरफ से आपको पर्सनल एडवाइस है कि इसे आप जरूर करें और मुझे भी बताएं कि हाँ सर ये कैसा लगा आपको, बिकॉज ये मैंने भी किया था। जब मैं इंजीनियरिंग में गया था 2000 के अंदर, तो मुझे भी थोड़ा होम सिकनेस और ये पढ़ने में मन न लगना और बहुत सारी चीजें ऐसी होती है। तो मतलब जो फालतू बातें दिमाग में आती है, मेरा क्या होगा, मैं कैसे करूंगा। हाँ, तो जैसे ही मैं पढ़ने बैठता मेरे दिमाग में थॉट्स आते, तो ये सारी चीजें 45 मिनट के स्लॉट लगाने से आपके माइंड में नहीं आएगी, क्योंकि बिल्कुल फोकस्ड आप बैठेंगे, पढ़ेंगे। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं कि जो इलास्टिक अगर आपने देखा फुल फ्लैश खींच दिया आपने 45 मिनट में, अगर आप उसे 5 मिनट का ब्रेक दें तो वो अपनी ग्राउंड स्टेट में फिर से आ गया, फिर उसको खींचने के लिए वो रेडी है, फिर 45 मिनट लीजिए फिर खींच जाएगा। तो इस तरीके से करें। तो गाइस, मुझे लगता है कि आपके सवालों का आपको जवाब मिल चुका है। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, ताकि और भी बच्चों को जो भी डाउट हो उनका वो डाउट क्लियर हो सके। वीडियो को दबा के शेयर करिए। तब तक के लिए बाय बाय।